हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था आइसोमॉर्फिज्म के बारे में और आइसोमॉर्फिज्म की क्या कंडीशन होती है उनको सोल्व करना सीखा था। और आइसोमॉर्फिज्म पर रिलेटेड हमने केले थ्योरम सॉल्व कर ली थी, ठीक है। और आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि कोई भी मैपिंग आपकी आइसोमॉर्फिक होगी यदि वो 3 कंडीशंस को फॉलो करे। यदि वो आपकी 1-1 हो, यदि वो ऑन-टू हो और यदि वो खुद ही आपको होमोमॉर्फिज्म हो। तो 1-1, ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म, यदि कोई मैपिंग ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर ले तो वही मैपिंग आपकी आइसोमॉर्फिज्म भी होती है। और इसी पर बेस्ड हमने केले थ्योरम भी पढ़ ली थी, क्लियर। अब वो चीज़ हमारी आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म कंप्लीट हो चुकी है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशिएंट ग्रुप। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं आज। नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशिएंट ग्रुप, इसको कहते हैं विशिष्ट या फिर प्रसामान्य। इसको कहते हैं विशिष्ट या फिर प्रसामान्य उप ग्रुप, है ना। सब ग्रुप का मतलब वही उप ग्रुप एंड क्वोशिएंट यानी कि विभाजन या फिर विभाग कह दीजिए आप इसको, विभाग ग्रुप या फिर विभाजन ग्रुप, ठीक है। ये है हमारे आज के टॉपिक नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशिएंट ग्रुप। तो इसमें भी हम आज पहले नंबर पर पढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप यानी कि इसको कहते हैं विशिष्ट या आप इसको कह सकते हैं प्रसामान्य या आप इसको कह सकते हैं उचित। और भी 2-3 नाम है हमारे पास, उचित भी कह सकते हैं। उचित एक्चुअली थोड़ा अलग हो जाता है विशिष्ट और प्रसामान्य के लिए, विशिष्ट और प्रसामान्य उपग्रुप, ठीक है। बात करते हैं क्या होते हैं ये, इनकी परिभाषा की बात करें तो मैं यहाँ पर सीधी इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ आपको। परिभाषा यह है कि यदि जी कोई ग्रुप हो, यदि जी कोई हमारा ग्रुप होता है जो हमेशा लिखते हैं अपन, जी कोई ग्रुप हो तथा एन इसका कोई उपग्रुप हो, क्या हो, उपग्रुप हो। तो यदि जी कोई ग्रुप हो तथा एन इसका कोई उपग्रुप हो तो एन वो ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। यदि विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि हम बोल रहे प्रत्येक n बिलोंगिंग n के लिए, या फिर हम बोल देते हैं यदि हम बोल देते हैं कि एन जी बराबर आपका मिल जाए जी एन फॉर एवरी जी इज बिलोंगिंग टू आवर सेट जी, क्लियर। कंडीशन ये होगी हमारे कि यदि जी कोई आपको ग्रुप दे रखा है और n उसका कोई सब ग्रुप हो तो उस n को ही आप ग्रुप का जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। यदि वो हमारे इस कंडीशन को फॉलो कर दे, यानी कि एन जी बराबर क्या दे दे वापस जी एन, जहाँ की ये जी किसका होना चाहिए, इस ग्रुप जी का होना चाहिए। या इसकी एक और परिभाषा होती है, या कि यदि हमारे पास कोई ग्रुप जी हो तथा एक और दे रखा हमें एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि, अथवा मैं लिख देता हूँ यदि जी कोई ग्रुप हो, यदि किसी ग्रुप जी का कोई उप ग्रुप, या फिर लिख देते हैं किसी ग्रुप जी का उपग्रुप, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n का कोई उपग्रुप
n विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि प्रत्येक G बिलोंगिंग G तथा यदि प्रत्येक G बिलोंगिंग G तथा X बिलोंगिंग N के लिए तथा X बिलोंगिंग N के लिए हमें एक रिजल्ट मिले। क्या हमें एक रिजल्ट मिल जाए G इनवर्स इज बिलोंगिंग टू आल्सो N। G इनवर्स इज अगेन बिलोंगिंग टू किसका मिल जाए N का। G कोई उपग्रुप हो, G कोई आपका ग्रुप हो और N उसका अगर उपग्रुप हो तो उस N को उस G का सबग्रुप कहेंगे, नॉर्मल सबग्रुप कहेंगे यदि प्रत्येक G बिलोंगिंग G तथा X बिलोंगिंग N के लिए आपको ये कंडीशन मिल जाए कि G इनवर्स ये मिल जाए, G इनवर्स वापस किसका मिल जाए N का। तो इस N को हम क्या कहेंगे, इस ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ये थी इस विशिष्ट उपग्रुप या फिर आप इसको प्रसामान्य उपग्रुप कह सकते हैं, इसकी परिभाषा। ठीक है, तो इसकी दो परिभाषाएं तो आपको मिल जाए Ng that is equals to Gn for every G is belonging to our set G, या फिर आप कह दीजिए कि G inverse is also belonging to N where X is belonging to our N and G is belonging to our set G। क्लियर, तो यहाँ आप लिख दे सकते हैं जहाँ की आपका X किसको बिलोंग करना चाहिए, G को, एंड और X बिलोंग करना चाहिए हमारे सेट N को, एंड G is belonging to our set N, G is belonging to our set G। ये चीज आपकी हो जानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन, अच्छा मैं यहाँ एक नॉट लिखवा देता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है। नॉट यहाँ लिखवा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यदि n किसी ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप हो तो विशिष्ट उपग्रुप यानी कि नॉर्मल सबग्रुप हो तो इसे एक साइन होता है, ये रहा n डेल्टा G से दर्शाते हैं। एक्चुअली ये डेल्टा भी थोड़ा तिरछा है। ठीक है, जो आप लेस देन लिखते हैं ना उसमें और ये लाइन दीजिए, आप इसको बोलते हैं, ये साइन है एक्चुअली किसका, ये है नॉर्मल सबग्रुप का साइन है। n इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, इसको ऐसे पढ़ना है। क्लियर, यदि n ग्रुप G का नॉर्मल सबग्रुप है तो इसे ऐसे लिखते हैं कि n इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। क्लियर, तो ये थी नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में है विषम विशिष्ट उपग्रुप। तो उसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास विषम विशिष्ट उपग्रुप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारे पास है विषम विशिष्ट उपग्रुप। विषम विशिष्ट उपग्रुप, ठीक है, विषम विशिष्ट उपग्रुप जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। देखिए क्या इसकी डेफिनेशन होती है। हमें पता है कि किसी भी ग्रुप G के लिए चूंकि हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, तो प्रत्येक ग्रुप G में या फिर G के कम से कम दो विशिष्ट
दो विशिष्ट उपग्रुप जो कि एक तो खुद जी तथा एक उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के सिंगल एलिमेंट का सेट। प्रत्येक उपग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं। प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप जी तथा ई होते हैं। यहाँ पर इस जी तथा ई को ग्रुप जी के क्या कहते हैं, विषम विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। को जी के विषम विशिष्ट उपग्रुप, विषम विशिष्ट उपग्रुप यानी कि इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी। जी तथा ई को ग्रुप जी के विषम विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। ये थी इसके विषम विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन। इसके बाद आएगा आपका उचित विशिष्ट उपग्रुप। उचित विशिष्ट उपग्रुप इसको कहते हैं प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप जी में विशिष्ट उपग्रुप, ग्रुप जी में विशिष्ट उपग्रुप जी तथा ई के अतिरिक्त जी में विशिष्ट उपग्रुप, ग्रुप जी में विशिष्ट उपग्रुप जी तथा ई के अतिरिक्त सभी, जी के अतिरिक्त जो सभी बचेंगे पीछे के, किसमें, इसी जी में, जी में विशिष्ट उपग्रुप जी तथा ई के अतिरिक्त सभी विशिष्ट उपग्रुप क्या कहलाते हैं, उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। हमारे पास अगर कोई ग्रुप जी है तो उसके पास हमेशा एक तो वो खुद ग्रुप जी और उसके आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट, ये दो तो हमेशा उसके इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होंगे ही होंगे। ये बात आप रट लीजिए कि जी और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी है उसके सेट, ये दोनों तो उसके किसी भी ग्रुप जी के हमेशा क्या होते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होते हैं। और प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप की बात करें तो उसी ग्रुप जी में इस जी और ई के अलावा पीछे जो भी बचते हैं, इनको छोड़कर, जी और ई को छोड़कर पीछे जो भी बचते हैं या जो भी नए बन सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, उचित विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास सरल उपग्रुप है ना। ये है सरल उपग्रुप यानी कि सिंपल सबग्रुप। देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी नाम की तरह है। ये है कि जी तथा ये है यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित विशिष्ट ग्रुप विद्यमान ही ना हो। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि किसी ग्रुप जी का, यदि किसी ग्रुप का कोई भी, यदि किसी ग्रुप का कोई भी विशिष्ट उपग्रुप, यदि किसी ग्रुप का कोई भी विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान ना हो, तो यदि किसी ग्रुप जी का कोई भी विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान ना हो, यानी कि आपका जो भी ग्रुप जी है वो हमारे किसी भी नॉर्मल सबग्रुप को एग्जिस्ट ही ना करे, है ना।
ग्रुप जी इज नेवर एग्जिस्ट एनी नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर? विशिष्ट विद्यमान न हो तो, यदि किसी ग्रुप का कोई भी विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान न हो तो उसे सरल उपग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल उपग्रुप कहते हैं। यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान न हो तो वह ग्रुप क्या कहलाता है? तो उसे सरल उपग्रुप कहते हैं। सरल उपग्रुप कहते हैं। ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक लास्ट डेफिनेशन है क्रम विनिमयक उपग्रुप। उसके लिए मुझे फिर से आपका ये मिटाना पड़ेगा। एक डेफिनेशन मैं विषम की मिटा देता हूँ और इसके साथ ही हेडिंग भी मिटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्रम विनिमयक उपग्रुप। क्रम विनिमयक उपग्रुप, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सबग्रुप। कम्यूटेटर सबग्रुप। देखिए कम्यूटेटर सबग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है? ये होता है किसी ग्रुप जी का कोई भी उपग्रुप जी डैश जी का क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है यदि उसके सदस्य अवयव के परिमित गुणन क्या हो? ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स ए तथा जी के रूप। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इसकी भी कि यदि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप, यदि किसी ग्रुप यानी कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप मान लेते हैं, क्या नाम रहता है? जी डैश, है ना? सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी विच इज जी डैश। जी का क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है यदि जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप यानी कि क्रम विनिमयक उपग्रुप कहलाता है यदि उपग्रुप कहलाता है यदि उस ग्रुप जी के सदस्य अवयवों, यदि ये बात कर रहा है उसके सदस्य अवयवों के परिमित गुणन, यदि उसके सदस्य अवयवों के परिमित गुणन। देखिए क्या है ये सदस्य अवयवों के परिमित गुणन? ये बोल रहा फाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ द फैमिली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, है ना? यानी ये है फाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ फैमिली एलिमेंट्स finite multiples of family elements of the group, family elements of group, है ना? finite multiples of family elements of group। A B A इनवर्स और B इनवर्स, जो कि क्या है? A B A inverse and B inverse is A belonging G तथा B belonging G के रूप हो। B belonging G के रूप हो। देखिए कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि यदि हमारे पास G कोई एक ग्रुप हो और G डैश उसका कोई भी सब ग्रुप हो तो उसके सदस्य अवयवों के परिमित गुणन फाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ फैमिली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, जिसमें यानी कि पूरा एक सेट ले ले किसके? ग्रुप जी के हमारे पास अगर भी कोई भी अवयव हो तो उनसे पॉसिबल बनने वाले टोटल
अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हो ग्रुप जी के तो उनसे पॉसिबल बनने वाले अदर एलिमेंट्स का उन्हीं एलिमेंट्स के साथ वापस सेट ले लिया जाए, जो कि वापस क्या मिले आपको ए बी, जैसे हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि वापस मिला ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स, तो वापस किसका हो, ए बिलोंगिंग जी और बी बिलोंगिंग जी का ही रूप हो। ये जो मिला है वो वापस किसका, इसी का रूप हो, यानी कि द फाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ फैमिली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, यानी कि तो इस केस में ये जो जी डैश होगा वो इस ग्रुप जी का क्या करेगा, क्रम विनिमय ग्रुप करेगा। तो ये हमारे पास 3-4 डेफिनेशन थी। तो आई होप आपको ये 3-4 डेफिनेशन जो भी हमने पूरी टोटल समझ में आई होगी। तो इसके साथ ही अगले लेक्चर में हम इसकी थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसकी थ्योरम्स के बाद। तब तक थैंक यू।